क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो सेंट्रल आइडिया क्या है इस लेसन का, किस बारे में हम बात करने वाले हैं। इमेजिन करो इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एंड वर्ल्ड वॉर में अगर आपको नहीं पता, अमेरिकन और जापानीज के बीच एक वॉर हुई थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए थे। एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उसी दौरान एक डाइंग स्टेट में समुद्र में डूबता हुआ समुद्र की लहरों के साथ एक जापानीज के फुटस्टेप्स तक पहुंच चुका। यानी एक प्रिजनर ऑफ वॉर पहले तो कौन होता है, जब वॉर वगैरह चल रही होती है तो दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को जब हम कैप्चर कर लेते हैं तो वो हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है। तो इसी तरह जो एनिमी की बात हम इस लेसन में करने वाले हैं उसको जापानीज आर्मी ने कैप्चर किया था बिकॉज ही इज एन अमेरिकन। लेकिन वो जैसे तैसे उनसे बच निकल के भागा, लेकिन डूब गया समुद्र में और बहुत ज्यादा घायल स्टेट में। समुंदर की लहरों के साथ बहता हुआ वो पहुंच गया एक जापानीज डॉक्टर के घर के पास। तो अब क्योंकि वो डॉक्टर के सामने एक अमेरिकन एनिमी है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे बिना इलाज किए एक एनिमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, या अपना डॉक्टर धर्म निभाना चाहिए और उसमें भेदभाव ना करते हुए उसका इलाज उसे करना चाहिए? तो इसी सेंट्रल आइडिया के अराउंड ये चैप्टर हमारा चलेगा। लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर में जाने कि एक्चुअली हुआ क्या, क्या वो एनिमी बचा या नहीं, और डॉक्टर ने फाइनली क्या डिसीजन लिया। देखते हैं इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन। यू हैव डॉक्टर सदाओ होकी, एक जापानीज डॉक्टर, उनके फादर जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए सदाओ को उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, सदाओ की वाइफ हैना, उसके बाद हमारे एनिमी साहब जिनका एक्चुअल नाम है टॉम, सदाओ के घर काम कर रहे 3 सर्वेंट्स, यूमी जो बेबी सिटर थी, गार्डनर साहब एंड एक कुक। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ द जनरल ऑफ द जापानीज आर्मी जहां सदाओ काम किया करता था, ठीक है। तो काफी लंबा चैप्टर जरूर है ये, बट मैंने पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक किया है कि स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग पोर्शन हर पार्ट में मैं कवर करूं। तो ध्यान से समझिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। सो डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानीज कोस्ट पे था। अब जिनको नहीं पता, जापान एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लाइक वो सिंगल लैंडमास नहीं है इंडिया की तरह, वो टुकड़ों में बटा हुआ है बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो हमारे डॉक्टर साहब है उनका घर भी ऐसी ही जापानीज कोस्ट पे एक आइलैंड पे था, और वो वही आइलैंड था जहाँ वो एक छोटे बच्चे जब वो थे वहां खेला कूदा करते थे। तो बहुत टाइम से वो उसी जगह पे रह रहे थे। वो लो स्क्वायर स्टोन हाउस रॉक्स के बीच बना हुआ था, एक नैरो बीच पे, एंड वहां बहुत सारे पाइन के पेड़ हुआ करते थे। तो जब सदाओ छोटा था वो कोशिश करा करता था उन पाइन के पेड़ों पे चढ़ने की, जैसे वो सामने वाले आइलैंड्स पे लोगों को देखता था उन पे चढ़ते हुए। वो लोग उस पे चढ़ते थे कोकोनट तोड़ने के लिए, तो सदाओ भी उनकी नकल उतारता था और उन पेड़ों पे चढ़ने की कोशिश करता था। उसके फादर वो कई बार उसको अलग अलग आइलैंड्स पे ले जाते थे, एंड हर बार दूर दूर तक उन आइलैंड्स को सदाओ को दिखाते हुए कहते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दो दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। तो यहाँ पे यॉन्डर बेसिकली वो उन्हें दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक ये जो आइलैंड्स तुम देख रहे हो सदाओ, ये जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन्स है। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और जापान का नाम खूब आगे बढ़ाना है। तो उसके फादर एक ट्रू पेट्रियट थे, ट्रू जापानीज, उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार था, एंड वो वही कल्चर और वही वैल्यूज अपने बेटे के अंदर डालना चाहते थे। तो जब सदाओ छोटा था उसे समझ नहीं आता था पापा कहने क्या चाहते हैं, तो वो पूछता था, पापा इन आइलैंड्स पे पैर कैसे रखने, क्योंकि ये सब तो बहुत दूर दूर है। तो पापा कहते थे, हु नोस, कौन लिमिट कर सकता है हमारा फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। हमारे फ्यूचर के जो गोल्स हैं शायद लोगों को लगे कि अनअचीवेबल हैं, दूर हैं, कैसे पूरे होंगे, बट वो लोग हमें नहीं बताएंगे कि हम अपना फ्यूचर कैसे बनाएं।
ये तो हमारे ऊपर है ना, हम अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहेंगे और कैसे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ लेसन इसके थ्रू सदाव के फादर ने अपने बेटे को सिखाया। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाव ने ये बात अपने मन में बिठा ली जैसे वो हर बात अपने फादर की कही हुई अपने मन में बिठाता था। उसके फादर कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते कूदते नहीं थे, बट उन्होंने हर वो पेन सहा अपने बेटे को वो लाइफ देने के लिए जो उन्हें नहीं मिल पाई। वो चाहते थे उनका इकलौता बेटा लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करे। सदाव भी ये चीज जानता था कि उसके फादर के लिए उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इसी रीजन से 22 साल की उम्र में उसको अमेरिका उसके फादर ने भेज दिया एंड कहा तुम जो सीख सकते हो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वहां जाके सीखो। उस टाइम तक वॉर नहीं थी तो चीजें नॉर्मल थी। अच्छी पढ़ाई के लिए अक्सर लोग अमेरिका जाया करते थे, स्पेशली मेडिकल साइंसेस के। तो सदाव के फादर ने भी अपने बेटे को वहां भेजा। 30 साल की उम्र में यानी 8 साल बाद वो अमेरिका से लौटा एंड इससे पहले उसके फादर की मौत हुई सदाव एक ना केवल एक बहुत फेमस सर्जन बना बट एक साइंटिस्ट भी। वो रिसर्च करता था मेडिकल की फील्ड में। वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहा था जिससे जो वुंड्स पे हम स्टिचेस लगाते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। आज के टाइम पे हम उन्हें इनविजिबल स्टिचेस कहते हैं। तो उन दिनों सदाव उसी चीज पे रिसर्च कर रहा था। उसको अब्रॉड नहीं भेजा गया था ट्रूप्स के साथ, ना केवल इसीलिए कि वो रिसर्च करता था बट इसीलिए भी कि जो आर्मी के जनरल साहब थे उनको एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उनका ऑपरेशन कभी भी करने की जरूरत पड़ सकती थी, और वो जनरल साहब सिर्फ और सिर्फ सदाव पे ट्रस्ट करते थे, और इसीलिए सदाव को वो कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। उनके लिए सदाव एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था जिसपे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, और इसीलिए वो उसे हमेशा अपने आसपास ही रखते थे। खैर, अब हम बढ़ते हैं स्टोरी में थोड़ा आगे। अब हमें एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे सदाओ अपने घर की बालकनी में खड़ा है एंड वो देख रहा है कि कैसे क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन। अनएक्सपेक्टेड सी वार्मथ सी कई दिनों से, मतलब गर्म सा था मौसम, एंड इसीलिए रात के वक्त अक्सर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी ठंड वो फील करते थे। सदाव देख रहा था कैसे उस लिटिल आइलैंड के किनारे मिस्ट हमें दिख रही है एंड फ्यू मिनट्स में फॉग फैल जाएगी उसके घर के आसपास भी। एंड जब ऐसा होगा वो अपने घर के अंदर जाएगा जहां उसकी वाइफ हैना और उसके 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। सो यानी सदाव वाज नाउ लिविंग अ वेरी हैप्पी फैमिली टाइम। बट उसी मोमेंट पे वो देखता है कि दरवाजा खुलता है और एक डार्क ब्लू वुलन हावरी पहन के अपने किमोनो के ऊपर उसकी तरफ एक लेडी बढ़ के आ रही है। और वो लेडी और कोई नहीं, उसकी वाइफ हैना होती है। वो आती है उसके पास और अपना हाथ उसके हाथ में डाल के वो दोनों वहां खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं पर कुछ नहीं कहते। वो हैना से अमेरिका में मिला था बट उसने वेट किया उससे प्यार करने के लिए जब तक वो श्योर नहीं हो गया कि शी वॉज जापानीज। समझ रहे हो? क्योंकि उसे पता है उसके फादर ने उसे बचपन से जो वैल्यूज सिखाई है वो एक ट्रू जापानीज से ही अपनी वो एक ट्रू जापानीज के साथ ही अपनी फैमिली की शुरुआत करने वाला था। तो इसीलिए हैना उसे पसंद जरूर आ गई थी अमेरिका में बट उसने वेट किया उससे प्यार करने का जब तक उसे श्योरिटी नहीं हो गई कि हैना एक जापानीज, और अगर वो नहीं होती तो उसके फादर कभी भी उसे रिसीव नहीं करते। खैर, ही वंडर्ड, कई बार वो सोचता है कि वो किससे शादी करता अगर वो हैना से ना मिलता। एंड हैना से मिला भी तो वो कैसे, इट वाज अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन। मतलब बिल्कुल किस्मत की बात थी कि हैना और सदाव मिले बाय चांस, लिटरली अमेरिका में अपने प्रोफेसर के घर पे। खैर, अब बताते हैं उस प्रोफेसर के बारे में। प्रोफेसर और उनकी जो वाइफ थी बहुत ज़्यादा काइंड थे और बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते थे अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके। तो वो अमेरिकन प्रोफेसर हर साल जब नए स्टूडेंट्स आते थे अपने घर पे एक छोटा सा डिनर रखते थे एंड ताकि वो स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिले, बातचीत करें एंड थोड़ा यूज टू हो जाए उस नए माहौल के।
स्टूडेंट्स को वैसे तो वहां जाना पसंद नहीं था, बहुत बोरिंग होती थी उनकी पार्टीज, बट क्योंकि वो इतने काइंडली और बड़े मन से वो पार्टीज होस्ट करते थे तो स्टूडेंट्स चले जाते थे। सदाव बताता है हैना को कई बार कि कैसे उस दिन वो बिल्कुल नहीं आने वाला था पार्टी में, बस आ ही गया प्रोफेसर हार्ले के घर उस रात, क्योंकि वहां रूम्स बहुत छोटे छोटे थे, फूड इतना गंदा होता था, और प्रोफेसर की वाइफ ओ गॉड बहुत लाउड थी, बहुत बोलती थी, तो लोग पसंद नहीं करते थे वहां आना। लेकिन उस दिन अच्छा है सदाओ वहां गया, क्योंकि वहीं उसे मिली हैना, एक नई स्टूडेंट जो उसी साल वहां आई थी, and had felt he would love her if it were at all possible। और पहली नजर में सदाओ को लग गया कि बीवी बनाऊंगा तो इसके जैसी, अगर पॉसिबल हुआ। Now he felt her hand on his arm and was aware, उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो इतने साल हो गए थे उनकी शादी को कि अब उनके 2 बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में शादी नहीं की थी। उन्होंने दोनों ने अपना अपना काम खत्म किया, वापस जापान आए, एंड जब सदाओ के फादर ने देखा कि कैसी है हैना, उन्होंने उससे बातचीत करी, तब वो मैरिज फिक्स हुई प्रॉपर जापानीज स्टाइल। सदाओ और हैना पहले इस सब के बारे में सारी बात कर चुके थे, एंड दे वर परफेक्टली हैप्पी। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हैना उस वक्त अपना चीक उसके आर्म पे इस तरह रख के बस वो दोनों नजारे देख रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। बट कौन जानता था एक डेंजर उनकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। इट वॉज एट दिस मोमेंट कि दोनों ने देखा कुछ ब्लैक ब्लैक सा उन मिस्ट के बीच से बाहर आता हुआ। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। वो लहरों के साथ बहता हुआ उस आइलैंड के किनारे तक आ गया था। वो चलने की कोशिश कर रहा था, बट जितने में उन्हें समझ आता कि वो कहाँ और कैसे जा रहा है, वो फिर उस धुंध में कहीं खो गया। हैना चीखी, हु इज दैट, कौन है वो? उसने सदाओ का हाथ छोड़ा और वो दोनों उस आदमी को ढूंढ रहे हैं उस धुंध के बीच। एंड फाइनली उन्हें वो वापस दिखता है। वो आदमी अपने हाथों पे और पैरों पे क्रॉल कर रहा था, एंड उन्होंने देखा कि वो गिर गया है, एंड वहीं पत्थरों के बीच जाके पड़ गया। तो सदाओ सोचता है शायद वो एक फिशरमैन होगा, अपनी बोट से गिर के लहरों के साथ बह के यहाँ आ गया। तो वो तुरंत भागता है और उसके पीछे पीछे हैना भी आती है। उसकी वाइट स्लीव्स उसकी मोनो ड्रेस की उड़ रही होती है। वहां आसपास बहुत सारे फिशिंग विलेजेस थे, बट यहाँ इस बेयर लोनली आइलैंड पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रॉक्स थे। जैसे ही बीच को पार करके इंसान ऊपर की ओर आने की कोशिश करता, उसे एक पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता। वो आदमी वहां तक पहुंच तो गया बीच तक, बट अगर वो वहां पत्थरों के बीच कहीं गिरा है, ओ माय गॉड, उसे बहुत चोट लगी होगी, वो दोनों सोच रहे थे। They saw when they came toward him that indeed it was so, और जो उन्हें डर था वही हुआ। वो आदमी उन पत्थरों के बीच ही जाके गिरा था। The sand on one side of him, वहां पर तो ऑलरेडी ब्लड के स्टेन्स दिखने लग गए थे, क्योंकि पत्थरों ने उसको हिट किया था। सदाओ कहता है, he is wounded, इसे चोट लगी है। वो फटाफट उस आदमी की ओर भागा। वो आदमी बिल्कुल बेहोश सा पड़ा था। उसके सर पे एक टोपी अटकी हुई थी, एंड उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे। हैना की मदद से उन दोनों ने मिलके उसको पलटा, एंड उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हैना ने विस्पर किया। यस, वो एक वाइट मैन था। वो गीली टोपी गिरी और वहां उसके येलो बाल दिख रहे हैं, इतने लंबे जैसे कई हफ्तों से वो कटे ना, और उसके यंग और टॉर्चर्ड फेस पे एक येलो सी बियर्ड। वो बेहोश जरूर था, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हैना और सदाव क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नाउ सदाव को वो घाव याद है। अब वो भूल गया कि वो वाइट मैन है, और उसकी उंगलियां मैकेनिकली उस घाव को चेक करने लगी। ब्लड बहुत तेजी से बह रहा था। उसकी बॉडी के राइट साइड पे लोअर बैक पे सदाव को दिखा कि एक गन वुंड है, जो रीओपन हो गया है पत्थरों के स्ट्राइक करने से। कुछ टाइम पहले शायद इस आदमी को यहाँ गोली लगी थी,
और अभी घाव ठीक हुआ भी नहीं था कि रॉक उसी जगह पे जाके लगा, और इसी वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। है ना बेचारी परेशान, ओह कैसे खून बह रहा है, लेकिन धुंध ने उन्हें पूरी तरह से कवर कर दिया था और इस वक्त दिन के आसपास कोई भी नहीं था। फिशरमैन अपने घर जा चुके होते थे और बीच कोम्बर्स भी बीच की सफाई करके वहां से जा चुके होते थे। तो हैना और सदाओ को पता था कि इस वक्त वो वहां अकेले। अब क्या करना है इस आदमी का, सदाओ सोच रहा है। अब वो बोल एक तरफ ये रहा है कि ये देख के कि क्या करें इस आदमी का, लेकिन उसके हाथ मैकेनिकली कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूं जिससे खून रुक जाए। उसने वहां से थोड़ी सीग्रास निकाली और उस घाव में भर दी। वो आदमी चीखा पेन से, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख खोल के देख पाए कि चल क्या रहा है। तो सदाओ कहता है सबसे अच्छी चीज इसके लिए ये होगी कि हम इसको वापस पानी में डाल दें। बहुत ही ब्रूटल थॉट है, बहुत ही खराब थॉट है, लेकिन वो ऑलरेडी अधमरा है यार, उसे बचा नहीं सकते, उसे घर ले जा नहीं सकते, तो वापस पानी में ही ढकेल दो, क्योंकि वहां छोड़ भी नहीं सकते। अब जैसे ही ब्लीडिंग रुकी, सदाओ ने वो चीज देखा, वो खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों पे से सैंड झाड़ी। तो हैना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ सही कह रहे हो, सबसे सही चीज यही होगी। लेकिन वो कंटिन्यूसली उस आदमी को देख रही है, उसे बुरा लग रहा है उसको देख के। सदाओ कहता है कि अगर इसको मैंने अपने घर में रखा हम भी अरेस्ट होंगे, एंड अगर इसको एज अ प्रिजनर दे दिया तो ये तो पक्का मर जाए। तो हैना कहती है इस केस में तो सबसे अच्छी चीज इस आदमी के लिए यही है कि इसको समुंदर में वापस डाल दो। क्यों? क्योंकि अगर एज अ प्रिजनर दिया तो वो लोग इसे और टॉर्चर करेंगे, और अगर एज अ प्रिजनर नहीं दिया तो इसके साथ साथ हम भी जेल जाएंगे। अगर इसको पानी में धकेल देंगे एटलीस्ट ये पीसफुल मौत पा पाएगा। अब दोनों बोल रहे हैं ये चीज, लेकिन दोनों में से कोई हिल नहीं रहा। वो दोनों उसको घूर रहे हैं, एक क्यूरियस रिपल्शन आ रही है उस फिगर की तरफ से कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे पानी में वापस मत डालो। तो हैना सदाओ से पूछती है ये है कौन, व्हाट इज ही? तो सदाओ कहता है कुछ ऐसा है इसके अंदर जो मुझे बता रहा है कि ये अमेरिकन है। वो उस कैप को उठाता है और वहां कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, सेलर एक अमेरिकन वॉरशिप से, यूएस नेवी। ओह ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी ये यूएस नेवी के साथ आया एक पर्सन है, एक सोल्जर या सेलर, जिसको हमारी जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, और ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया और वहां से बच के भाग निकलने की कोशिश में इसको ये चोट लगी। तो हैना कहती है हाँ ये भागा है और इसीलिए इसके जख्म है। और सदाओ कहता है इसीलिए वो जख्म पीछे, क्योंकि शायद पीछे से गोली इसको मारी गई। वो दोनों और ज्यादा हेजिटेट करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो हैना थोड़ा ठोस आवाज से कहती है कि चलो इसको वापस पानी में डालते हैं। तो सदाओ कहता है मैं कर लूंगा, पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? हैना कहती है नहीं मुझसे नहीं होगा, क्या तुम ये अकेले कर सकते हो? अब सदाओ एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, एंड जब आप एक डॉक्टर बनते हो आपको ये भेदभाव करना नहीं सिखाया जाता। आपको बस एक बात बताई जाती है कि अगर एज अ डॉक्टर आपको पता है आप पेशेंट की जान बचा सकते हो, आपको बचानी है, आपको डिस्क्रिमिनेट करके उसको मरता हुआ नहीं छोड़ना है। तो सदाओ इसीलिए हिचक रहा था, और दूसरी तरफ हैना के अंदर की इंसानियत, उसके अंदर का इंसान उसे बोल रहा था कि इसे पानी में मत डालो, ये मर जाएगा, इसने ऑलरेडी बहुत टॉर्चर सहा है। तो अब वो दोनों कंफ्यूज हैं कि करें तो करें क्या। सदाओ फिर हेजिटेट करता है, वो कहता है कितना अजीब है यार ये, अगर ये आदमी ठीक ठाक होता तो मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता बिना किसी डिफिकल्टी के, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। एंड वैसे भी ये तो एक आम आदमी है, कितना स्टूपिड सा फेस है इसका, बट क्योंकि ये इंजर्ड है, क्योंकि ये वुंडेड है मुझसे ये
नहीं हो रहा, मेरा मन इस चीज को अग्री नहीं कर रहा कि मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर करूं या इसको पानी में धकेलूं। तो हैना कहती है कि तुम इसको ना पानी में धकेल पा रहे, ना हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर पा रहे, तो सिर्फ एक चीज है, हमें इसे घर ले जाना। तो सदाव कहता है फिर नौकरों का क्या, सर्वेंट्स का क्या? तो हैना कहती है हमें उन्हें बस ये बोलना है कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, जो हम ऑब्वियसली करेंगे सदाव। हमें बच्चों के बारे में सोचना है, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, ये हम सबके लिए बहुत खराब होगा। अगर हमने इस पर्सन को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हैंड ओवर नहीं किया। तो सदाव कहता है बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, अभी इसको घर ले जाते हैं, लेकिन कल इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हम पुलिस के हवाले कर देंगे। दस अग्रीड। वो दोनों अब उस आदमी को लिफ्ट करते हैं। बहुत हल्का था वो, जैसे कई दिनों से उसने कुछ ना खाया हो, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। उसके आर्म्स लटक रहे थे, तो वो उसको स्टेप्स के ऊपर लेके गए, उस दरवाजे को खोल के एक पैसेज की तरफ आए, और पैसेज के एंड में एक एम्प्टी बेडरूम में वो उस एनिमी को ले गए। वो बेडरूम सदाव के पापा का हुआ करता था, एंड उनकी मौत के बाद से वो कमरा इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने इस आदमी को सदाव के फादर के बेडरूम में रखा। नाउ इमेजिन, सदाव के फादर एक ट्रू पेट्रियट, ट्रू जापानीज, और उन्हीं के कमरे में एक अमेरिकन एनिमी। व्हाट एन आयरनी ना। उस कमरे में हर चीज जापानीज थी उस ओल्ड मैन को खुश करने के लिए, जो अपने घर में कभी एक चेयर पे नहीं बैठा, कभी एक बेड पे नहीं सोया, क्योंकि वो सब फॉरेन कॉन्सेप्ट्स थे। जापानीज लोग जमीन पे बैठना पसंद करते हैं, जमीन पे सोना पसंद करते हैं, गद्दा बिछा के। लेकिन अब उसी कमरे में एक अमेरिकन एनिमी को ले आया गया। हैना वॉल कबर्ड्स की तरफ गई, एंड एक दरवाजा उसने खोला वार्डरोब का, एंड एक सॉफ्ट सा क्विल्ट उसमें से उसने निकाला। वो बहुत हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि वो क्विल्ट फ्लावर्ड सिल्क का था, लाइनिंग प्योर वाइट सिल्क की थी। टिपिकल वुमेन, वो नहीं चाहती थी कि वो क्विल्ट गंदा हो, बट कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस कह रही, आह कितना गंदा है, ही इज सो डर्टी। तो सदाव कहता है हाँ, इसको वॉश करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम गर्म पानी लाओ, मैं इसको धोता हूँ। लेकिन हैना गुस्सा हो जाती है, वो कहती है मैं नहीं चाहती तुम इसको टच करो, हम किसी सर्वेंट को बोल देंगे ये करने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं युमी को बोलती हूँ, वो थोड़ी देर बच्चों को छोड़ के शी कैन वॉश हिम, वो इसको वॉश कर देगी। तो सदाव कहता है कि चलो ठीक है, तुम युमी को बताओ, मैं बाकी दोनों को बताता हूँ। जो अटर पैलर है उस मैन के अनकॉन्शियस फेस की, सदाव को रोकती है अपनी तरफ, एंड सदाव उसकी पल्स फील करने के लिए उसका हाथ उठाता है। पल्स बहुत हल्की थी, बट थी, जान उस आदमी में थी। वो अपना हाथ उसकी चेस्ट पे रखता है, वो दिल की धड़कन भी बहुत मंदी मंदी सही, पर थी। तो सदाव हैना को बताता है कि ये आदमी मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं। बट एट द सेम टाइम सदाव सोचता है अगर ऑपरेशन के बाद बच भी गया, क्या उसके बाद ये मरेगा नहीं? हैना डर जाती है और वो कहती है प्लीज इसे बचाओ मत, व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या पता ये बच जाए। तो सदाव कहता है व्हाट इफ ही शुड डाई, क्या पता ये मर जाए, क्योंकि इसकी हालत इस वक्त बहुत डेलिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मैं शायद अपने बेस्ट एफर्ट लगा के इसको बचा भी लूं, बट कल पुलिस वाले क्या इसको जिंदा छोड़ेंगे? यू नेवर नो। वो उस मोशनलेस मैन को देख रहा है और सोच रहा है कि इस मैन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज्यादा ताकत है, अदरवाइज अब तक तो ये मर चुका होता जैसी इसकी हालत है। खैर है भी तो यंग, इस टाइम पे जीने की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी झेल लेती है वो सब। तो हैना उससे पूछती है कि क्या रिस्क है इसके ऑपरेशन के बाद भी मरने का, क्या रिस्क है इसके ऑपरेशन से मरने का? तो सदाव कहता है हाँ, रिस्क तो है। हैना इस सबको कंसिडर करती है, एंड जब सदाव आंसर नहीं करता उसे ढंग से, तो वो कहती है एट एनी रेट कुछ तो करना पड़ेगा इसका, एट फर्स्ट इसको वॉश कर, सदाव बोलता है।
वो चला जाता है फटाफट रूम से अपने टूल्स वगैरह लेने, और हैना वो अकेले नहीं रहना चाहती थी उस कमरे में उस वाइट मैन के साथ, तो वो भी तुरंत बाहर आ जाती है। वो पहला अमेरिकन था जो उसने देखा था एवर सिंस वो अमेरिका से निकली थी। एंड ऐसा लग रहा था उसे कि अब मेरा अमेरिकन से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि यहाँ अब वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक एनिमी है, एक मिनास। मिनास मतलब डिस्टर्बिंग चीज, लिविंग हो या डेड, उसे अब अमेरिकन के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना था। एंड इस वक्त उस एनिमी को वहां देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो नर्सरी की तरफ गई और उसने यूमी को पुकारा। इतने में उसके बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली, तो उसे अंदर जाना पड़ा और बच्चों के साथ खेलना पड़ा। उनमें से एक तो सिर्फ 3 महीने का था। उन सॉफ्ट बेबीज के साथ उन बेबीज के साथ खेलते खेलते वो यूमी को इशारा करते हैं कि यूमी मेरे साथ आओ। तो यूमी कहते हैं कि ठीक है, मैं बच्चों को एक बार लिटा देती हूँ बेड पे, दोनों सोने के लिए तैयार है। तो वो यूमी के साथ जाती है बेडरूम में नेक्स्ट टू द नर्सरी, एंड वो बच्चे के साथ बच्चे को अपने आर्म्स में लिए वहां खड़ी होती है। यूमी स्लीपिंग क्विल्स बिछाती है एंड बेबी को वहां लिटा देती है। तो हैना उसको किचन में ले जाती है एंड सब कुछ बताती है। बाकी के 2 सर्वेंट्स गार्डनर और कुक को सदाओ ऑलरेडी सब बता चुका होता है, और वो दोनों बहुत शॉक में होते हैं। वो ओल्ड गार्डनर जो एक हाउस सर्वेंट भी था, वो तो अपने अपर लिप्स के बाल भी खींच लेता है इस डर में। और वो हैना को बोलता है कि मास्टर को नहीं हील करना चाहिए, उस वाइट मैन को, उस वाइट मैन को मरना ही चाहिए। पहले उसे गोली लगी, फिर समुंदर में वो बहा, और उसके बाद पत्थरों ने उसे चोटिल किया। अगर मास्टर ने हील किया वो सब जो गन ने या नेचर ने उसके साथ किया, तो वो सब हमसे बदला लेंगे। तो वो सर्वेंट बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस, वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी था। तो उसे लग रहा था कि अगर नेचर ने जो उस आदमी के साथ करना चाहा, सदाओ उसको पलटने की कोशिश करेगा, तो नेचर हमसे बदला लेगा। है ना, कुछ रिएक्ट नहीं करती और कहती है मैं बता दूंगी उन्हें जो आपने मुझे कहा, और वहां से वो चली जाती। लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जैसा वो ओल्ड मैन था, लेकिन वो भी मन में सोच रही थी क्या किसी एनिमी की हेल्प करके हमें भला मिलेगा कभी? नहीं। खैर, उसने यूमी को बोला कि वो गर्म पानी लेके आए उस कमरे में जहां वो वाइट मैन था। फिर वो उस कमरे में गई जहां वो वाइट मैन था, हैना, एंड उसने देखा सदाओ वहां नहीं है। पीछे पीछे यूमी भी आ गई और उसने वो वुडन बकेट वहां रखी। यूमी ने उस वाइट मैन को देखा, एंड जब उसने उसे देखा, उसने अपने लिप्स को एकदम टाइटली फोल्ड करा और एकदम स्टबर्न होके बोला कि ना मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश किया है, और इसको जो इतना डर्टी है मैं वॉश नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा, यूमी ने कहा। सो हैना उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें करने को कह रहे हैं। लेकिन यूमी के चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि हैना भी चुप हो गई। उसे डर लगा कि व्हाट इफ सर्वेंट्स बाहर जाके किसी को कुछ बता दे, उनके लिए तो प्रॉब्लम तब भी हो जाएगी ना। तो वो अपना काम मेंटेन करती है हैना और कहती है वेरी वेल, तुम समझती हो ना कि हम बस उसको होश में लाना चाहते हैं ताकि कल हम उसको एज अ प्रिजनर पुलिस को हवाले कर दें। तो यूमी कहती है आप करो, आपको जो करना है, मैं नहीं चाहती इस चीज के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड होना। मैं बहुत गरीब हूं एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, प्लीज मुझे बख्श दो। तो हैना कहती है आराम से कि चलो ठीक है, तुम अपने काम पे जाओ। एट वंस यूमी रूम छोड़ के चली जाती। बट अब हैना वापस उस कमरे में उस वाइट मैन के साथ अकेली होती है। शायद वो डर रही होती है उस मोमेंट पे, लेकिन यूमी पे उस वक्त उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने इग्नोर किया वो चीज, एंड वो वहीं खड़ी रही। स्टूपिड यूमी, हाँ, क्या एक आदमी तो है, एक वुंडेड हेल्पलेस मैन, इंजर्ड है वो, इतनी भी मदद नहीं कर सकती थी वो उसकी? तो अब हैना को ही कुछ करना।
क्या वो खुद उस आदमी को धोएगी या सदाव की मदद लेगी? सदाव वो ऑपरेशन करेगा? क्या वो आदमी जिंदा बचेगा? क्या वो उसको हैंड ओवर करेंगे पुलिस को या नहीं? इस चैप्टर में अभी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो सर्वेंट्स को पता चला है। क्या वो भी उतने काइंड हार्टेडली उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जैसे उनके मास्टर्स ने किया है, या वो तुरंत पुलिस में इस चीज को रिपोर्ट करेंगे? हमारे मन में अभी बहुत सारे सवाल है, बट उनका जवाब मिलेगा हमें धीरे धीरे अगले पार्ट्स में, इसी चैप्टर के। मिलूंगी आपसे कल इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।